युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी तो कितने अभागे होंगे, कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी तो कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। साथियों 2025 एसएससी जीडी एग्जाम डेट है वो जारी हो गई है। तो 4 फरवरी को होने वाले एग्जाम डेट और एसएससी जीडी के पेपर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं PYQ, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है। आप इस क्वेश्चन को लगाना, पेपर को लगाना, और आप ये जरूर ट्राई करना कि आपके 20 में से कितने में से 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हो। 20 क्वेश्चन में से कितने आप सही कर पाते हो। आप ये टेस्ट लगाओगे तो साथियों आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है और इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले अटेम्प्ट में करना है। किस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमारा लगभग 23वां 24वां पेपर होगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। और इस क्लास की PDF है वो आपको मिल जाएगी SB क्लासेज 01 टेलीग्राम पर, और क्लासेज आपके लिए चली रही हैं SB क्लासेज पर। बाकी आपको कोई भी ऑफलाइन कोर्स लेना हो एसएससी जीडी का, भाई जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी आई है, डी ग्रुप का बैच 4th ग्रेड जल प्रहरी, किसी का भी कोर्स आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो सिंपली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का हमारा ये शानदार पेपर रहने वाला है 26 जनवरी 2024 और शिफ्ट नंबर 2। पहले शिफ्ट का पेपर हमने कल ही किया था और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक मेज के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर RS 224 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, हानि प्रतिशत क्या होता है अभी, हानि प्रतिशत कितना है 40%, यानी 40/100। यदि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 4/10। और हानि हमेशा किस पर निकलती है, CP पर। इसका मतलब ये क्या है, CP यानी CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये। 10 रुपये की वस्तु पर 4 रुपये का लॉस हो रहा है। 10 रुपये की वस्तु पर 4 रुपये घाटा खा रहा है तो बेचेगा कितने रुपए में, 6 रुपये में। कितने रुपए में बेचेगा अभी, 6 रुपये में। अब ये क्या बोल रहा है प्रश्न की, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपये है, लेकिन हमारे पास क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 4। कितना है, 4 यूनिट। कितना है, 4 यूनिट। लेकिन ये 4 यूनिट नहीं है, कितना है 224। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 224। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 224 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20 और 4 6 24। 4 5 20 और 4 6 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 56। 1 यूनिट की वैल्यू 56 है तो हमें क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य कितना है अभी 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 56 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा में 56 और 56 को मल्टीप्लाई कराएं आएगा 336 रुपये। कितना, 336 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। ठीक है साथियों, अगर आप इसको कर रहे हो तो मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पर मतलब ओरली देख के हो रहा है, 40% का मतलब 4/10, यानी 6 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन ये अंतर 6 का नहीं है, नहीं अंतर 4 का आ रहा है, लेकिन ये अंतर 4 का नहीं है, कितने का है 224 का। करेंगे 336, मतलब ओरली आएगा। तो ऐसे सवाल हमें क्या करनी चाहिए, अटेम्प्ट करनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान है, ये सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा सोल्व करेंगे भी, बंद ब्रैकेट 21 प्लस में 14 माइनस 7 गुणा में 91 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 13 माइनस 12 और प्लस के 42। ठीक है, आगे सोल्व कीजिए भी इसको, ब्रैकेट बंद 21 प्लस 14 माइनस, अब देखो 13 में से 12 घटाएंगे 1 और 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 7 और प्लस में कितना 42। अब जोड़ दो भी इनको, ये कितने बन जाएंगे 21, 14 में से 7 घटाए 7 प्लस 42। ठीक है,
अब देखो 40 और 20 60, 60 और 7 67, 67 और 2 69, 69 और 1 70, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला देखिए, ये भी बिल्कुल क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 0.4 के ऊपर बार और 0.2 के ऊपर बार। देखो ऐसे सभी सवालों जिनके ऊपर बार लगी हो, एक वीडियो डाला है मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, वो आप देख लेना। करते कैसे हैं इसको, 0.4 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो पहले अंक लिखते हैं, फिर जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं, 4/9 प्लस 2 लिख दिया, फिर एक ही अंक के ऊपर बार है तो 1 लिख दिया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 9, 4 और 2 कितना आ गया 6, 6/9। लेकिन 6/9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 6/9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो काट दो इसको। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 कितना आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है। अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं तो एसएससी जीडी में मैं मानता हूँ आप कम से कम 17-18% आराम से करेक्ट कर दोगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। लाभ कितना हो गया अभी, लाभ कितना हो गया 75%। 75% का मतलब 75/100, 75/100 को 25 से काटेंगे यानी 3/4, यानी ये जो लाभ प्रतिशत आया है उसका, अगर हम लाभ को लिख दें प्रॉफिट परसेंट, कितना लिख दें, प्रॉफिट परसेंट लिखें तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया है 3/4। 25% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना होगा, बताओ भाई। प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलता है, सीपी पर, तो इसका मतलब सीपी कितना है 4, सीपी कितना है 4। 4 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो बेचेगा कितने रुपए में, 7 रुपए में। कितने रुपए में, 7 रुपए में। हमें किस किस का पूछा है अभी, क्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य का लिखना है 4, विक्रय मूल्य 7, जो 4:7, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवालों में इस बात का ध्यान रखना भी, क्या रखना ध्यान, वरना क्या होगा एग्जाम के अंदर पूछेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, आप चे पाओगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो इससे आपका नंबर है वो नेगेटिव में चला जाएगा। आपको क्या करना है, सीपी और एसपी, यहाँ पर सीपी और एसपी का पूछा है तो सीपी और एसपी लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4:7, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है कि हितेन अपने पेन का अंकित मूल्य 15,625 रुपये रखता है, ठीक है। कितना रखता है 15,625 रुपये रखता है, और 20% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ होता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे सवालों में परसेंटेज है ना, आपको वो ऐसे याद होनी चाहिए जैसे 2 का पहाड़ा याद होता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा जैसे आपको नींद में भी पूछ ले तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 और 2 8 16 और 2 नीम 18, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज। देखो इसमें लिखा है 20% की क्या छूट, 20% का मतलब कितना होता है अभी, 20% का मतलब कितना होगा 20%, परसेंट को हटाएंगे बटे में 100, 20% यानी 1/5, और ये क्या है छूट है, क्या है छूट, और छूट कितनी है 1/5, कोई बात नहीं है। आगे देखो 25% का क्या होता है लाभ, 25% का क्या होता है लाभ, मैंने इसको प्रॉफिट परसेंट लिख लिया अभी। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 25%, और 25% का मतलब कितना होगा 25/100, 25 से कम 25, 25 के 100, 1/4, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा 1/4, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। छूट है, छूट को भी मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ D%, ठीक है। अब आपको पता है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है MRP पे, तो ये नीचे वाला क्या होगा MRP, MRP कितना रुपया है 5 रुपया, तो बेचेगा कितने रुपए में भी, 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपये ही क्या दे देगा छूट दे देगा, तो कितने रुपए में बेचेगा 4 रुपए में। प्रॉफिट किस पर निकलता है अभी सीपी पर, तो सीपी कितना है 4 रुपये, 4 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितने रुपए में 5 रुपये में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसपी कितना आ गया 4, और यहाँ पर एसपी कितना आ गया 5, दोनों को क्या करना है बराबर, क्योंकि एक ही सवाल के सीपी और एसपी क्या नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते, तो इनको क्या करना है अभी बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैं इनको मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसको तो
5 से, और इसको भी 5 से, और इसको 4 से, इसको 4 से। तो देखो MRP 5 पंजे 25, SP कितना आ जाएगा अभी 4 5 जा 20, CP कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, SP कितना आएगा 5 के 20, SP कितना आएगा 20। हमें क्या पूछा है? तो पेन का क्रय मूल्य कितना है? पेन का क्रय मूल्य कितना है अभी 16, कितना है 16। पेन का क्रय मूल्य कितना आ रहा है हमारा 16 रुपये, कितना आ रहा है 16 रुपये। लेकिन देखो अंकित मूल्य कितना है 15,625, अंकित मूल्य कितना है हमारा 25, लेकिन ये 25 नहीं है, ये 25 नहीं है, कितना है 15,625। तो 15,625 25 का कितना गुना है ये देखने के लिए 15,625 में भाग देंगे 25 का, तो 25 छिके 150, 25 दूनी 50 और 25 पंजा 125, यानी ये इसका 625 गुना है, यानी ये इसका कितना गुना है 625 गुना है। आई बातें समझ में? तो सीपी भी कितना हो जाएगा 625 गुना हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सवाल को कर रहे हो ना, तो देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ तब आपको टाइम लग रहा है, वरना डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लिख लेते भाई कितना है 5 4 5 4 4 5 करके मल्टीप्लाई करवा लेते और ये आपका आ जाता। अब ये इसका कितना गुना है भाई सभी को पता है, 25 की क्यूब कितनी होती है 15,625, इसका मतलब ये 625 गुना है। 625 को 16 से मल्टीप्लाई कराना है, ये आप कर लो भाई, 625 को मल्टीप्लाई कराना है 16 से, ठीक है। तो 6 5 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37, और ये जोड़ने हैं 625 है, 0 7 और 3 10, 6 3 9 1 10,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे अगर इस तरीके से यदि सवाल को करने लग गए ना तुम, इस तरीके से यदि सवाल को करने लग गए तो फायदा क्या होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 625, अब चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले आगे वाला, एसपी पूछ ले निकल जाएगा, एसपी और सीपी का अंतर पूछ ले निकल जाएगा, एमआरपी एसपी का अंतर पूछ ले निकल जाएगा, कुछ भी पूछ ले, मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे ना तो आपसे कुछ भी पूछ ले फटाक से निकल के आ जाएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरे साथ इतने टेस्ट लगा लिए तो आपका एग्जाम में 1 भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तरीका क्या लगा होगा भाई, बहुत ही शानदार लगा होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है बताने की, ठीक है। एक बार प्रश्न को दोबारा रिपीट भी कर दूंगा मैं, ठीक है। कैसे? अंकित मूल्य 15,625 रुपये है, छोड़ दो उसको एक बार, और 20% की छूट देता है। 20% की छूट का मतलब कितना होता है अभी 1/5, 1/5, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 1/4। इसका मतलब 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेच रहा है और इधर 5 रुपये अंकित करके 4 रुपये में बेच रहा है। हमने क्या कर लिया, एसपी बराबर कर लिया, एसपी बराबर हो गया तो एमआरपी एसपी सीपी सारे के सारे निकल के आ जाएंगे और कितना गुना है वो करके हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स जेड मिलकर के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। कितनी है भी, वाई और जेड है, सॉरी वाई और जेड मिलकर के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है, तो हमें वाई पूछा है, ठीक है। तो भाई जब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, टोटल काम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 में 20 का भाग देंगे यानी 60/20, तो कितना आएगा 3। तो ये इनकी एफिशिएंसी आई है, और 60 में 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो ये किसकी एफिशिएंसी आई है, जेड की एफिशिएंसी आई है। तो वाई और जेड कितना आ गया 3, और जेड कितना आ गया 1। हमें किसका पूछा है, वाई का। बताओ वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और जेड की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो वाई की कितनी होगी, अरे वाई की कितनी रही होगी भी 2 रही होगी, ठीक है। वाई 2 की स्पीड से काम कर रहा है, काम कितना करना है भी, टोटल काम कितना है 60 काम 2 की स्पीड से करेगा, कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा, 30 डेज में कर देगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो देखो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी, यही तो होता है। हमारे पास पूरा काम आ गया, पूरा काम कितना है 60, हमें निकालना है वाई कितने दिन में पूरा कर देगा, तो वाई का टाइम निकालना है हमें, तो इफिशियंसी का क्या देना होगा
भाग y की इफिशियंसी कैसी आएगी भी, जब y और z 3 है, z 1 है, तो y कितना होगा 2, तो 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 30 डेज। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है, और आपको भी ये सवाल है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बढ़िया शानदार प्रश्न है। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 200 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करो क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है अभी, अब कुछ को तो ऐसे पता नहीं है कि समचतुर्भुज क्या होता है, अरे पढ़ लो वरना समचतुर्भुज बन जाओगे। ठीक है, ध्यान रखो बोर्ड पे पूरा का पूरा। समचतुर्भुज कैसा होता है अभी, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और ये क्या है, इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण, इसे बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, मान लो ये कौन है D1 और ये क्या है D2, तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ समचतुर्भुज यानी रहोम्बस, वो क्या होता है D1 गुणा में D2 और भाग में कितना 2। ये किसका फॉर्मूला है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब हमें क्या चाहिए, D1 और D2 चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, एक तो है कितना 80। देखो ये है विकर्ण, ये है 80, और आप जानते हो भी कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40, और समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 200 सेंटीमीटर, कितना है 200 सेंटीमीटर। आप ये भी जानते हैं, देखो नाम ही क्या है इसका, समचतुर्भुज, तो इसका मतलब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो कितने कितने की हो जाएंगी भी, प्रत्येक भुजा 50 50 50 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी ये भी कितनी है 50 50, ये भी कितनी है 50, और ये भी कितनी है 50, और ये भी कितनी है 50। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर भी तो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब ये 40 है, ये 50 है, यानी ये वाला त्रिभुज देखो आप, इसमें ये कितना है 40, ये कितना है 50, यानी ये तो क्या है कर्ण, ये क्या है लंब। आधार हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा भी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। 50 की स्क्वायर कितनी होगी भी 2500 बराबर लंब कितना है 40, 40 की स्क्वायर 1600 प्लस ए स्क्वायर। 2500 में से 16 घटाएंगे 900 बराबर कितना ए स्क्वायर। ए का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 900, और अंडर रूट 900 का मतलब कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। बताओ इतनी रामायण आई समझ में। अब ये निकालना है ना, बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए जो ट्रिपलेट्स है ना वो याद होने चाहिए कि 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5 का, तो ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 40 और 50 आपको दी गई हैं तो ये कितनी होगी 30। ठीक है, अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो फिर ऐसे ही निकालना ही होगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। हमने निकाल लिया ये कितना है 30 है, कितना है 30 है। एक बात बताओ, ये 40 40 80 हो गया, ये 30 30 कितना हो जाएगा 60। तो आप ये मान के चलो भाई कि D1 कितना है 60 और D2 कितना है 80। ठीक है, D2 कितना है 80। हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है D1 गुणा D2 डिवाइड बाई 2। D1 कितना है अभी 60 और D2 कितना है 80 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 30 और क्या बन जाएगा 30 गुणा में 80, 8 3 जा 24 यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी में क्या लगेगा अभी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया किस में होता है अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो इन सभी में क्या लगा लो अभी स्क्वायर लगवा लो। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ तरीका समझ में आया। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है D1 गुणा में D2 बाई 2। ठीक है, D1 और D2 निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट है वो नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है अभी। जब अंकित मूल्य 2280 रुपये है और विक्रय मूल्य 1482 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर ज्ञात कीजिए। बताओ भाई,
MRP 2280 रुपये है, 1482 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए की छूट मिल रही है अभी? 2280 माइनस 1482, कितने की छूट मिल रही है? 8। 17 में से 8 गए 9, 11 में से 4 गए 7, 798 रुपये की छूट मिल रही है। कितने की? 798 रुपये की छूट मिल रही है। और छूट किस पर मिल रही है अभी? 2280 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो भाई, एक जीरो से तो एक जीरो काट दो। अब 228 को किससे काटेंगे? कट रहा है क्या किसी से? 4 से तो नहीं कटेगा। 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा। 8 और 4 12, 9 7 7 14, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटो इसको। देखो पहले तो नीचे वाले को काटेंगे, तो 3 7 21 और 3 6 18। इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 और परसेंटेज गुणा में 10। देख लो अभी 7 या 21, 266 बटे 76, 266 बटे 76, तो ये लगभग कितना आएगा भाई? इसको काटेंगे तो ये लगभग 3.5 गुना है। कितना गुना है? 3.5, यानी 3.5 गुणा में 10 कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। तो ये छूट की दर कितनी होगी? 35%। कितनी होगी? 35%। ठीक है, तो इसमें तो क्या करना था? डायरेक्ट छूट ही तो निकालनी थी घटा करके, और 798 आ गया। 798 में 2280 का भाग ही तो देना था। ठीक है, चलो आगे वाला देखो। 70 से लेकर के 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा? तो 13 का पढ़ाई लिखना है हमें डायरेक्ट। तो 13 का पाड़ा 70 से आगे बोलो भाई। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजो 65 और 13 छिके 78, 13 साती 91, 13 आठी 104, 13 नीमा 117, 13 मधाई 130 और 13 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 143। 143, 144 तक निकालना है ना हमें, तो 144 से कम ही तो है 143। अब इन सभी का क्या निकालना है? औसत। औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जोड़ो इनको भी, कितने कितने हो गए ये? इनको जोड़ो, कितने कितने हो गए? मैं आपको जोड़ने का सबसे आसान तरीका बता दूं क्या? अरे बता दूं क्या? बोलो। इनका औसत निकालना है ना हमें। हमने मान लिया औसत कितना है इनका? 120। कितना है? अरे 120 नहीं मानो, आप इनमें देखो 110 मान लो। इनका औसत कितना है? 110। अब देखो 110 78 से कितना कम है अभी? इसे थोड़ा हार्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, आप ऐसे ही कर लो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर लो, हो तो जाएगा वैसे। तो कितना बन जाएगा अभी? इनका योग कितना होगा? जोड़ो रे, इनका योग जोड़ो पहले तो। देखो 100 और 100, 200, 300, 400, 400 तो ये हो गए भाई साहब। ठीक है, फिर देखो 40, 30, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और 90, 80 और 90 कितने हो गए भाई? 80 और 90, 8 और 9 17, 170, 170 और 70 कितने हो गए? 17 17 24, 240 कितने हो गए? 240। अब ऊपर वाले जोड़ दो, इसमें तो 3 बच गए हुए थे। 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23। जोड़ दो इनको, अब कितने हो गए? 3 4 2 6, 4 2 6, 663 में कितने का भाग देना है अभी? 3 और 3 6 का भाग देना है। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और फिर भाग नहीं जाएगा तो 6 5 30, 110.5, 110.5। ठीक है, अभी भाग ही तो देना था इसमें। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के 0 उतारेंगे। 6 5 30। आई थिंक ये भी क्या था? बिल्कुल आसान। 110.5। इसमें आपको पता होना चाहिए भी कि गुणज क्या होते हैं। ठीक है, गुणज का मतलब भी क्या होता है? पहाड़े। गुणज का मतलब भी क्या होते हैं? पहाड़े। अरे भाई ये सवाल आया है, सबसे शानदार सवाल, और मैं इस सवाल को आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये आपने सवाल कर लिया ना, तो ऐसा सवाल के ऊपर जो सुबह आपका शो आता है ना, बस 2 सवाल की बात, सबसे शानदार सेशन आता है वो। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? 3 सवाल एक जैसे होते हैं, 2 सवाल मैं आपको करवाता हूं, 1 सवाल आपको करना होता है। ठीक है, तो उसी का मतलब सवाल है ये। ठीक है, ऐसे मैंने आपको इसी टॉपिक पर ऐसे 2 टाइप के सवाल करवाए थे आपको मैंने। ठीक है, अगर याद हो तो, नहीं है तो आप देख लेना, नहीं देखा है तो देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। 2 ट्रेनें समान दिशा में, क्या? 2 ट्रेनें समान दिशा में
34 किलोमीटर की स्पीड से और 86 किलोमीटर की स्पीड से। यानी पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर पर हावर और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 86 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है। उनकी लंबाई क्रम से, अब देखो भाई ये ट्रेन है यहाँ से चलना स्टार्ट की और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 300 मीटर, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 480 मीटर। कितनी है 480 मीटर। हमें पूछा है तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। एक बात बताओ भाई, ये ट्रेन इसको पार करेगी, ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसे पहले अपनी दूरी तय करनी होगी। मान लो ये यहां से पार कर रही है, ठीक है, तो पहले इसको पार करेगी तब तो यहां तक ही आएगी और फिर आगे जाएगी तो इन दोनों की दूरी होगी ना तब बराबर पार होगी वो। आई बात है समझ में भाई, कुल दूरी पार करेगी तभी तो ट्रेनें पार हो जाएंगी। तो कुल दूरी कितनी होगी 480 इसकी होगी 300 इसकी होगी, मतलब टोटल 780 मीटर की दूरी तय करेगी ना, 780 मीटर की दूरी तय करेगी तब इस ट्रेन को पार करेगी। नहीं समझ में आया तो एक और देखो भाई, जैसे ये ट्रेन है यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, इसकी लंबाई है मान लो 10 मीटर। कितनी है 10 मीटर। एक दूसरी ट्रेन है इसकी लंबाई है 20 मीटर, ठीक है। अब ये 10 चली, ये 10 चली और ये कितनी चली 20 चली, 10 मीटर है। अब ये 20 चली तो ये यहाँ तक आई ना, यहाँ तक आएगी ये, फिर इसको पार करना तो 10 और आगे चलना होगा तभी तो उसको पूरा पार कर पाएगी। तो पूरा पार करने के लिए कितना करना होगा 30 मीटर चलना होगा। तो इन दोनों को जोड़ लो 300 और 480 780, ठीक है। अब देखो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। हमें पूछा है समय, फॉर्मूला क्या होता है अभी DTS, समय पूछा है तो समय क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और 300 780, कितनी 780। और स्पीड बताओ स्पीड कितनी होगी। स्पीड जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो वो क्या होगी सापेक्ष चाल होगी। और सापेक्ष चाल में मान लो ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और ये 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 1 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा चलेगी 10 ही चलेगी। तो 1 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा चलेगी भाई, इन दोनों में से घटा देंगे। अगर ये समान दिशा में चल रही है तो घटा देंगे, तो 86 में से 24 घटाएंगे तो 4 और 2 6, 52 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। और 52 किलोमीटर को देखो 52 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा को किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कितना आ जाएगा 5/18। ये 18 इधर किस में है भाग में, इधर जाएगा गुणा में। अब कर लो इसको सोलो भाई, 13 से काट लो, 13 चौके 52 और 13 छिके 78 यानी 60। फिर इसको चलो ऐसा आ गया, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 2 नीम 18 यानी ये क्या आ गया अभी 60 गुणा में 9 भाग में 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 छिके 54, 9 छिके 54। इसको कितने सेकंड लगेंगे भाई 54 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे 54 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आया सवाल समझ में। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हो तो ये स्पीड जुड़ जाएंगी। मान लो ट्रेनें ऐसे आ रही हो, कैसे ऐसे आ रही हो ट्रेनें, ऐसे आ रही हो ट्रेनें समान दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा की ओर बढ़ेगी तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। और विपरीत दिशा में जाएंगे तो घट जाएंगी। समान दिशा में ऐसे आ रही है तो जुड़ेंगी स्पीडें, और दोनों ही ऐसे जा रही हैं या फिर ऐसे जा रही हैं तो क्या होगा स्पीड है वो माइनस होगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला प्रश्न देखिए भाई, इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। चेतन अकेले 6 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम पूरा कर सकता है। रश्मि अकेले 2 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके वही काम पूरा कर सकती है। उन्हें एक साथ एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है ताकि वे 4 दिनों में काम को क्या कर दें कंप्लीट कर दें। तो देखो चेतना अकेले 6 दिन में 5 घंटे काम करती है। 6 दिन में कितने घंटे काम करती है 5, यानी वो काम कितना करती है अभी 6 5 30 काम करती है। रश्मि अकेले 2 दिन में 10 घंटे करती है। 2 दिन में कितना करती है 10 घंटे।
तो ये काम कितना करती है अभी, 10 दूनी 20। इनकी काम की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी अभी, 60 की स्पीड से। तो ये 2 की स्पीड से काम करती है और ये 3 की स्पीड से काम करती है। हमें क्या कराना है, प्रतिदिन उन्हें एक साथ एक दिन कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है ताकि वे 4 दिनों में वही काम पूरा कर सकें। कितना काम कर सकें, 4 दिनों में वही काम है। तो देखो एक दिन में कितना काम करेगी वीवो, ये 2 काम करती है, ये 5 काम करती है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे भी, 3 और 2 5। एक दिन में कितना काम करेगी, 5। अब काम नहीं देखना हमें, एक दिन में काम का कितना भाग कर देंगी। तो कितना आ जाएगा भाई, 5/12। 5 एकम 5, 5/60 कितना होगा, या ऐसे कर लो, छोड़ो। 5 की इफिशियंसी से 60 काम करना है तो कितने दिन में कर देगी, 12 दिन में कर देगी। यानी काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 12 दिन में। लेकिन हमें कितने में करवाना है अभी, 4 दिनों में। कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो 12 दिन में पूरा काम हो रहा है। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना होगा, 1/12। तो 4 दिन में कितना होगा अभी, 4/12। 4 एकम 4, 4 3 12। यानी 4 दिनों में काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/3। यानी एक दिन में कितना काम करना होगा, 3 घंटे। कितना काम करना होगा, 3 घंटे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोबारा देख लो, हो सकता है सवाल थोड़ा बढ़िया था। 6 दिन में 5 घंटे काम करती है तो 6 5 30, पूरा काम हो गया। और 10 घंटे 2 दिन में करती है तो 10 दूनी 20, पूरा काम कितने दिन में हो गया, 20 घंटों में। एलसीएम निकाल लिया 60, यानी पूरा काम कितना है, 60। अब 60 काम 30 की स्पीड से 2 दिनों में, और 20 काम 60 की 3। यह आ गई इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 और 3। इफिशियंसी 2 और 3 है। तो देखो कुल काम कितना है, 60। 60 काम 5 की इफिशियंसी से कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। लेकिन हमें कितने दिन में बताना है, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक दिन का निकाल लिया, एक दिन में कितना, 1/12। और 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4/12। 4/12 को काटेंगे 1/3, यानी 4 दिनों में काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/3। इसका मतलब 3 घंटे प्रतिदिन काम करेगी ना, तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो आसान ही है भाई। 0.25 गुणा में 0.25 भाग में 0.25। देखो इसको ऐसे करेंगे कि 0.25 गुणा में, देखो ये भाग में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा, 1। और भाग में कितना आ गया अभी, 0.25 0.25 को 0.25 को मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। तो देखो 0.25 गुणा में 0.25 गुणा में 0.25, तो ये कैंसिल आउट। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 625, यानी 1/625। लेकिन 2 संख्याएं ये हैं, 2 संख्याएं ये हैं, टोटल 4 संख्याओं के बाद में क्या लगने वाला है, पॉइंट। तो ये आ गया 0.625। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो आएंगे, 4, और भाग में कितना, 625। 25 से काट दो 20 को, 25 से काटेंगे तो 25 को 25 से काटेंगे, इसको काटेंगे 400। 25 को इससे काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 16, कितना आएगा भाई, 16। ऑप्शन नंबर सी। ये तो आसानी है, जोड़ घटाओ गुणा भाग ही है। ठीक है, अब ऐसा सवाल है ना आपको करना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया है जो आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो आप आराम से कर जाओगे। ये मक्खियाँ बहुत हो गई है यहाँ पर। देखो आगे, यदि ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 3:4। ये है ए और ये है बी, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4। और उनकी आयु का योग कितना है, 28। उनकी आयु का योग कितना है, 28। अब हमारे अकॉर्डिंग देखो भी योग कितना आ रहा है, 7 यूनिट। 7 यूनिट का योग किसके बराबर है, 28 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो हमें पूछा है बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो बी की कितनी आयु है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगेन आगे वाला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार। 31 और 73 का महत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। मतलब पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। HCF क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो बताओ भी 31 और 73 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं।
तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और ये लिखा हुआ है कि 50 अवलोकनों का औसत 23 माना गया। 50 अवलोकनों का औसत कितना है? 23 माना गया। 3 अवलोकनों, एक सेकंड रुकना भाई, हाँ सही है, मैंने सोचा फोन आ गया कि 50 अवलोकनों का औसत, अरे तुम जो सोच रहे हो उसका नहीं, बोर्ड पे देखो तुम। 50 अवलोकनों का औसत 23 माना गया। 3 अवलोकन है 19, 33 और 69। उनको गलती से ये लिख दिया, तो सही औसत कितना था? तो बताओ भी, 50 अवलोकनों का 23 औसत माना गया, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 50 गुणा में 23, 50 गुणा में 23, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 23 पंजे 115, कितना आ जाएगा? 1150। लेकिन ये थे 19, 33 और 66, 19, 33 और 66, ठीक है। इनको गलती से इतना इतना ले लिया, 30, 38 और 69, तो कितने की त्रुटि आ गई भी? देखो 9 और 6 15, 15 और 3 18, नहीं 15 और 3 18, हासिल 1, 6 3 9 10 और 1 11, 118। ये कितने हैं अभी? 30, 38 और 69, 8 8 16 और 1 17, हासिल लगी 1, 6 3 9 3 12 और 1 15, 157। तो बताओ भी कितने की कमी आई, कितने की त्रुटि आई यहाँ पर बताओ? 158 में से 118 में से 137 घटाएंगे, 137 नहीं आ रहे क्या अभी? 6 3 9 9 3 12 और 1 13, 137 आएंगे, कितने आएंगे? 137। यानी ये कितने फालतू आ रहे हैं? 19 ज़्यादा आ गए। कितने ज़्यादा आ गए? 19 ज़्यादा आ गए। तो इसमें से हमें क्या घटाना होगा? 19 घटाना होगा। क्या घटाना होगा? 19। तो घटा दो 19 इसमें से, यानी 1150 माइनस कितना? 19। 1150 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भी? ये 1131। यानी जो सही औसत, सही योग था वो कितना था? 1131। 1131 में 50 का भाग देना है, कितने का? 50 का। तो बताओ भाग कैसे देंगे? देखो यदि मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई डाउट है क्या? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराना आसान होता है। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। नीचे 50 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 100। अब 100 का भाग देना भी आसान है, 22.62, 22.62, ऑप्शन नंबर सी। तभी तो मैं कहता हूं अगर आप मेरे साथ सवाल निकालोगे ना तो शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखोगे कि इनको हल कैसे करते हैं, ठीक है। युद्ध जब लड़ते हैं ना, युद्ध जब लड़ते हैं तो केवल हथियारों से कुछ नहीं होता। हमारे पास क्या होनी चाहिए? टेक्निक भी होनी चाहिए युद्ध को जीतने की। तो वो टेक्निक्स कहाँ से निकल के आएगी? ऐसे ही निकल के आएंगी। ऐसे मैं आपको प्रॉपर 1 घंटे में, तुम मुझसे पूछोगे ना कि सर आप सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो एक साथ बता दो, तो एक साथ नहीं बताई जा सकती। क्यों? क्योंकि जब युद्ध लड़ते हैं तभी तो हमारी टेक्निक काम आती है। तो सिंपल और सिंपल वैसा ही है, ठीक है। तो आप इस सवालों को करने का प्रयास करें, अपने हाथ पीछे मत हटाओ भी। अपने मतलब गणित करने में तो आपको आनंद आना चाहिए, ठीक है। गणित करने में तो क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए भाई। 3 संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 480। तो कितना है भी? 9 अनुपात 8 अनुपात 7। हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है भी? 9 दूनी 18, 18 और 6 24, कितना है? 24 यूनिट है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है? 480। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितनी आ गई? 20। भी 24, 480 में 24 का भाग देंगे तो 24 दूनी 48 यानी 20। हमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भी? 9 दूनी 18 यानी 180। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगेन आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 24 वर्षों में यह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी? मैं बताता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से समझना, वरना अपना जो ओल्ड मेथड है, पुराना पैटर्न है, उसी से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो प्रश्न को, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। स्वयं की 5 गुना हो जाती है, इसका मतलब पहले आपके पास 1 रुपया था, वो कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। 5 गुना का मतलब 5 ही हो गया ना।
1 रुपया था वो कितना गुना हो गया? 5 गुना। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। एक बात बताओ, आपका धन है वो 1 से 5 गुना हो गया, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ यानी जो ब्याज मिला, ब्याज कितना था? मान लो आपने बैंक में 1 रुपया जमा करवाया, बैंक वाले ने 8 साल बाद आपको 5 रुपए दे दिए, तो ब्याज कितना हुआ? 4 रुपए। इसका मतलब यहां पर जो ब्याज है ना, वो ब्याज कितना है? 4 रुपए है। कितना है? 4 रुपए। आई बात समझ में? हमें क्या पूछ रहा है? उसी ब्याज दर पर 24 वर्षों में, कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। अब की बार रुको रे, पहले टाइम 8 साल था, अब की बार टाइम कितना है? 24 साल। 24 साल में वह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी? वह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी? नहीं, यानी 1 है वो यहां पर कितने गुना हो जाएगी? आई बातें समझ में? आई? देखो कैसे। अब देखो टाइम कितना हो रहा है? 3 गुना। 8 से कितना हो रहा है? 3 गुना। अगर टाइम 3 गुना हो रहा है तो पैसा भी क्या होगा? 3 गुना होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। अगर पैसा टाइम 3 गुना हो रहा है तो पैसा भी क्या होगा? 3 गुना। यानी पहले 4 रुपए का प्रॉफिट था, अब 4 का 3 गुना कितना? 12 रुपए। कितना? 12 रुपए। लेकिन 12 रुपए तो क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। 12 रुपए तो क्या मिलेगा? ब्याज। हमें क्या पूछा है? वह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, यानी संपूर्ण राशि। तो 1 थी, 12 तो मिल गए, कितने गुना हो जाएंगी? 13 गुना। कितने गुना हो जाएंगी? 13 गुना। यहां पर भी तो ऐसे ही किया है, 4 और 1 5, तो 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा भी। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाओ। सवाल को करने में मात्र और मात्र 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 1256 का कितना परसेंट? 75%। तो 1256 का 75/100, या फिर इसको ऐसे निकाल लो, कितना भाई? 3/4। 4 से काटेंगे इसको तो 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा? 314 गुणा में 3, 14 तिया 42, 3 तिया 9, 942, मतलब ओरली हो जाता है ये तो। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए भाई। अब ये भी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सवाल, ठीक है, आसान सा ही है। ये बोल रहा है A1 का वजन A2 का 6 गुना है। A1 का वजन A2 का 6 गुना है, यानी A2 यदि 1 है तो A1 कितना है? 6 है। A2 का वजन A3 से 50% अधिक है। A2 का वजन A3 से 50% अधिक है। 50% का मतलब कितना होता है अभी? 1/2, यानी A3 कितना है? 2, तो A2 कितना होगा? 3 होगा। यानी 1/2 है तो नीचे वाला 2 है तो 1 अधिक होगा, कितना होगा? 3। 3 हो गया। यदि तीनों का औसत वजन 299 किलोग्राम है, तीनों का औसत वजन कितना, मतलब A1 प्लस में A2 प्लस में A3, ये 299 है, तो तीनों का कुल वजन कितना हो जाएगा भाई? 300, 900, 897, कितना हो जाएगा? 897। लेकिन इनके अकॉर्डिंग देखो, A2 यहाँ पर कितना आ रहा है? 3, और A2 यहाँ पर कितना है? 1। तो पहले तो A2 को बराबर करो, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 से। इसको किससे? 3 से। तो ये तो कितना बन जाएगा? 18। A2 कितना बन जाएगा? 3। A3 कितना बन जाएगा? 2। अब इनका योग करो, 18 और 3, 18 और 2 20 और 3 23, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है? 897, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है अभी? 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 897। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसी आ जाएगी भाई? 897 भाग में 23, 23 तिया 69, 23 तिया 23 दूनी 56, नहीं 23 दूनी 46, और 23 तिया 69, 3 आ गया, कितने बच गए? 10 नहीं 20 बच गए, 207, और 23 निमा 207। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 39। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 39। हमें क्या पूछा है? A1 का वजन पूछा है। A1 का वजन कितना है? 18 यूनिट। कितना है? 18 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 39, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 39 × 18। अब देखो 9 8 जा 72, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2, इकाई का अंक 2 इसी में आ रहा है। ठीक है, इकाई का अंक
2 इसी में आ रहा है, ठीक है। वरना ऐसे देख लो, 18 को 40 से मल्टीप्लाई करा दो, 18 चौके 72, 720, एक 18 घटा दो 702, ये भी तरीका आसान है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था अभी, ठीक है। और आज की कक्षा का अंतिम सवाल, आज की कक्षा का अंतिम सवाल जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, पढ़ के देखिए इसको। किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 21,630 है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना है, 21,630 है। यानी फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटे 100। SI कितना है, 21,630। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। रेट कितनी है अभी, 10%। टाइम कितना है, 7 साल। परसेंटेज हटाने के लिए 100। देखो फिर 1 0 से तो 1 0, 7 से काट देंगे इसको, 7 या 21 और 7 नीम 63, ये 2 इधर जाएंगे, 30,900। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया, 30,900, ठीक है। हमें पूछा है धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। और चक्रवर्ती ब्याज के लिए मैंने आपको एक ट्री मेथड बताया था अभी कि आपके पास कुल राशि कितनी है, 30,900। इस पर कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है, 20% का। तो बताओ 30,900 का 20% निकाल लो यहाँ पर, ये तो कोई काम का नहीं रहा अभी। देखो 30,900 का 20%, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट। 309 का 2 गुना कितना हो गया अभी, 618। कितना आएगा, 6,180। यानी पहले साल जो ब्याज लग रहा है वो कितना है, 6,180। दूसरे साल ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा, तो इस पर तो इतना ही लगेगा, 6,180। फिर इस 6,180 का कितना परसेंट लगेगा, 20%। तो 6,180 का 20%, देखो 2 0 से 2 0, 618 का डबल करेंगे, 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12, यानी कितना, 1236। 1236। हमें क्या पूछा है, कुल ब्याज पूछा है, तो कुल ब्याज इन सभी को जोड़ दो भी। देखो 6 दूनी 12, इकाई का अंक कितना है, 6, इकाई का अंक 6 इसमें है, कितना आएगा, 13,596, 13,596, ठीक है। तो ये थे आज की कक्षा के बेहतरीन कितने सवाल, 20 सवाल। इस सवाल में पूरे टेस्ट में एक क्वेश्चन था जो आप स्किप कर सकते थे, कौन सा, वो देखो, एक सवाल मैं आपको बताता हूं कौन सा था जो छोड़ने वाला था। अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते थे, ठीक है। दूसरा सवाल था, एक था यहां पर मैंने देखा था, ये वाला सवाल था, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है ना तो फिर इसको मेथड से करते ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो आप इसको छोड़ सकते थे। तो ये थे भी आज की कक्षा के 20 के 20 सवाल। आप बताना आप 20 में से कितने % है वो सही कर पाए, 20 में से कितने % है वो आप सही कर पाए। बाकी इसकी PDF है वो मिल जाएगी आपको SB क्लासेज 01 इस टेलीग्राम पर। और SB क्लासेज पर आप जो भी कोई रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी आई है 52,000 पदों पर, कितने पदों पर, 52,000 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। और कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन, बिल्कुल फिजिकल मेडिकल सारा यहाँ पर चेकअप तैयार करवाया जाता है। डेली आपकी क्लासेज होती हैं, हफ्ते में 2 टेस्ट होते हैं। वीकली कितने टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे आज हमने टॉपिक किया कार्य और समय, तो जो टॉपिक करवाया है ना उसकी आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगी। 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं तो वैसे ही 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो डेली टेस्ट सीरीज मिलती है, तो आप बिल्कुल आप एक बार ज्वाइन करके देखो, ठीक है, आपको पता चलेगा, बेहतरीन टेस्ट है, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।